मैदान में जीत उन्हीं को मिलती है जो मैदान छोड़कर नहीं जीतते। हिंदुस्तान में सबसे बड़े अवार्ड हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो, पद्म श्री हो, पद्म भूषण हो, सबसे ज़्यादा अखाड़े में हमारे ही रेसलर ने जीते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान का नंबर 1 टाइटल है जो मैंने 32 बार जीता है। एज अ कोच रेसलिंग में आप सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर करते हैं? मैंने ओलंपिक में भी कोचिंग की है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में की है, कॉमनवेल्थ गेम्स में की है। प्रो रेसलिंग लीग 6 साल बाद वापस आ रहा है जी, तो आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हैं? कभी आपको ऐसा रिग्रेट हुआ है कि PWL लीग मेरे टाइम पे भी होनी चाहिए थी? तो ऐसा कौन सा रेसलर है या टीम है जिसकी गेम देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो प्रो रेसलिंग लीग में? PWL में वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करेंगी, हाँ जी। तो आगे आने वाली वुमेन्स के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहेगा वो जरा बताइए। देखिए, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे लड़के हैं उनसे कहीं बेहतर लड़कियां करेंगी, क्योंकि लड़कियों में इतना जुनून है कि इतना अभी लड़कों में कम है, लड़कियों में ज़्यादा है। अगर आप रेसलिंग में नहीं होते तो आप क्या करते? एज ए चैंपियन आपके अकॉर्डिंग एक रेसलर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसे ट्रॉफी तक लेकर जाती हैं? मैदान में जीत उन्हीं को मिलती है जो मैदान छोड़कर नहीं भागते। और ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव तोमर जी। तो चलिए जानते हैं राजीव तोमर जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं 1990 में गुरु हनुमान जी का अखाड़ा, जो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो बड़ा अखाड़ा है, और यहाँ पे जो हिंदुस्तान में सबसे बड़े अवार्ड हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो, पद्म श्री हो, पद्म भूषण हो, सबसे ज़्यादा अखाड़े में हमारे ही रेसलर ने जीते हैं। तो मैं भी खुद अर्जुन अवार्डी हूँ, ओलंपियन हूँ, और 32 बार जो रुस्तम हिंद केसरी होता है वो मैंने टाइटल जीता है। मुझे लगता है हिंदुस्तान का नंबर 1 टाइटल है जो मैंने 32 बार जीता है। और मेरा पूरा नाम राजीव तोमर है, और मैं यहाँ 1990 से ही कंटिन्यू 2015 तक मैंने पहलवानी की। उसके बाद मैं कंटिन्यू इंडिया टीम के कोच रहा हूँ रेसलिंग का। अच्छा जी। सो आपको इतने साल हो गए हैं रेसलिंग करते हुए, रेसलिंग सिखाते हुए। शुरुआत में आपको रेसलिंग करने का ख्याल कैसे आया? देखिए, मेरा ख्याल नहीं है, मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे और वो इसी थाने में थे, रूपनगर थाने में। तो उन्हीं के अंदर ये आता था गुरु हनुमान जी का अखाड़ा। तो तब गुरु जी से उनका संपर्क हुआ, क्योंकि बीट के अंदर जब पुलिस वाला को रहता तो वो इंक्वायरी करता रहता भाई कहाँ पे क्या है। वो खुद एक कबड्डी का प्लेयर थे, उनको कबड्डी का शौक था कि चलो भाई मैं कबड्डी खेलता हूँ। वे फिर दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए। तो फिर गुरु जी के पास हमारे गांव के एक पहलवान थे, बड़े पहलवान रहे हैं, तो वो उनको लेकर आए, क्योंकि वो मेरे फादर और उनके फादर अच्छे मित्र थे। फिर वो पहलवान हो गए बड़े। तो फिर गुरु जी बोले भाई आप अपने बेटे को पहलवानी में डालो। तो हम 3 भाई हैं, 2 भाई मेरे दिल्ली पुलिस में हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा गाँव में हट्टा कट्टा खेलने कूदने में और खाने पीने में ज़्यादा मस्त था। तो फादर ने फिर मुझे गुरु हनुमान जी के पास 1990 में अखाड़े में छोड़ दिया। तब से मेरी कंटिन्यू रेसलिंग की जर्नी है। अच्छा, एज अ कोच रेसलिंग में आप सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर करते हैं? देखिए, एज ए रेसलिंग में जो मेरा कंटिन्यू है वो 2016 दिसंबर से कंटिन्यू कोचिंग रहा। मैंने ओलंपिक में भी कोचिंग की है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में की है, कॉमनवेल्थ गेम्स में की है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो बड़े बड़े इवेंट रहे हैं। अभी पीछे जब मैं ओलंपिक में कोच गया जापान में, वहाँ भी 2 मेडल थे। तो एक रवि दहिया का और एक अपना जो बजरंग पूनिया है। तो अभी जो मैं पहले 2001 में जब हमारे सांसद ब्रजभूषण जी अध्यक्ष थे, तो उन्हीं की देख रेख में 12, 13, 15 साल से जो अचीवमेंट आई हमारी, वो एक बहुत ही, मतलब ये सब लोग बहुत ही एक आसमान छुआ है। मेडल तो हमारा 2008 में आया था, जो सबसे पहला आया सुशील का, काफ़ी लंबे समय बाद। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। फिर नेताजी बोलते हैं सभी लोग, हम भी बोलते हैं, जो ब्रजभूषण जी हैं, उन्हें कुश्ती की बागडोर संभाली। फिर हमारे पहलवान ने काफ़ी मेडल जीते ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो मैं कोच था 2020 में भी, जो हमारा जो 20 में ओलंपिक ना हुआ, 2021 में हुआ है जापान में।
तो वहाँ पे मैं कोच था, तो मेरे कोचिंग में भी 2 मेडल आए, एक रवि दहिया और एक बजरंग पूनिया, तो उन दोनों मेडल जीते। तो उस टाइम नेताजी ये चाह रहे थे कम से कम हमारे 4 से 5 मेडल हो। तो मतलब हमने पहला नेता ऐसा देखा कि जो इतना समय कुश्ती के लिए दे रहा है और 10-10 घंटे 8-8 घंटे बगैर कुछ खाए पिए एक पब्लिक की आम तरह बैठ के और कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज भी मतलब कुश्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब उनका एक जुनून है कि भाई, क्योंकि उन्होंने पहलवानी की है और हमारी रेसलिंग लीग सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट कराई। पहले जो 3-4 सीजन हुए हैं वो हमारे लगभग क्रिकेट के बाद दूसरे नंबर पर हमारी टीआरपी थी, लेकिन कोविड की वजह से किन्हीं कारणों से वो लीग उस टाइम बंद होगी। फिर थोड़ा सा एक कुश्ती का थोड़ा जो समय चला उस कारण इसका इतना डिले हो गया कि उसमें पहलवानी का हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी कैसे कैसे प्रयास किया तो अब एक कुश्ती बिल्कुल रूटीन में है और हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा बेहतरीन कर रहे हैं। और जो कोचिज है, फेडरेशन है, गवर्नमेंट है, सभी अपना अपना लोग सब काम कर रहे हैं। सो प्रो रेसलिंग लीग 6 साल बाद वापस आ रहा है जी, तो आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हैं? देखिए इसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक्साइटेड है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो पहलवान रहा हूँ, कोच हूँ, तो मुझे तो पर्सनली तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस इंतजार में है कि ये प्रो रेसलिंग लीग कब स्टार्ट हो, क्योंकि इससे हमारे जो रेसलर में जो बेहतर होता है ना, जो हमारा कंपटीशन मिलता है, जो हम बाहर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके एक्सपोजर बाहर जाते हैं, वो हमें यहाँ हमारे होम ग्राउंड में मिलता है। तो होम ग्राउंड का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जिससे हमारे ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन, उन पहलवानों से हमारे पहलवानों को लड़ने के लिए मौका मिलता है। तो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं इसके लिए जो ऑर्गेनाइजर है उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारी रेसलिंग फेडरेशन जो प्रयास किया है उन सभी को और सरकार को सभी को बधाई देना चाहता हूँ। अब जो लोग इसमें आयोजन के लिए आ गए हैं और आयोजन होने वाला है, तो बहुत खुशी की बात है। प्रो रेसलिंग लीग जब से अनाउंस हुई है उसके बाद से आपकी ट्रेनिंग सेंटर का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, लाइक ट्रेनिंग में कुछ बदलाव? हाँ, क्योंकि अभी हमारा दिसंबर में नेशनल है। हाँ, तो अभी हमारा मैक्सिमम जो फोकस है वो मैट के ऊपर है, क्योंकि आने वाला टाइम में अभी देखो, अभी अखबारों के माध्यम से पता लगा 2030 में हिंदुस्तान ने दोबारा फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन के लिए उनको मंजूरी मिल चुकी। तो एक तो यही खबर बहुत अच्छी बात है। दूसरी अभी कह रहे हैं कि जनवरी में लीग की अभी डेट अनाउंस नहीं, लेकिन जनवरी में एक एक्सपेक्टेशन डेट है कि भाई जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उससे भी ज़्यादा खुशी है कि हमारे बच्चों को आने वाला जो वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है 2026 में, उनके लिए हमें एक मौका मिल जाए कि हम कहाँ पे है और जो वर्ल्ड चैंपियन लड़के आएंगे वो कहाँ पे है। तो एक ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसका बहुत ज़्यादा खुशी है। उसके देखते हुए हमने क्या सभी पहलवानों ने जो हिंदुस्तान में जितने भी कोचिज है या फिर जो सेंटर है, सब ने अपने अपनी प्लान तैयार किए, अपने बच्चों को उसी तरह तैयार कर रहे हैं। तो प्रो रेसलिंग लीग में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खिलाड़ी खेलेंगे, तो उसके लिए आप अपने पहलवानों को कैसे ट्रेन करोगे मेंटली? देखिए अभी जो यहाँ क्या हिंदुस्तान में कंटिन्यू चलते रहते हैं, कभी हमारे जो मिट्टी के कुश्ती हैं, कभी गद्दे का जो जिसको हम दंगल बोलते हैं, मतलब ऐसे लोकल टूर्नामेंट होते हैं। लेकिन उस टूर्नामेंट का हमें बेनिफिट होता है कि हमें ज़्यादा ज़्यादा टूर्नामेंट मिले, एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो तो हम कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन इसके लिए फिर एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है हमारी। अभी मैट्स की ट्रेनिंग है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग स्टेट से जो जितनी भी टीमें आएगी नेशनल में, तो अभी हर आदमी को कि मुझे नेशनल में फर्स्ट आना है, तो 2 नेशनल में फर्स्ट आएगा उसको प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है और आगे एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियन में जाने का मौका मिलता है। तो उसके लिए अपना रनिंग है, एक्सरसाइज है, अपना जो भी मैट पर ट्रेनिंग्स है, वो सारी अलग अलग कंडीशन है, वो सब कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि प्रो रेसलिंग लीग के आने के बाद इंडियन रेसलिंग का स्टैंडर्ड अप हुआ है? हाँ बिल्कुल। देखिए जिस वजह हमारा क्या, जैसे कंपटीशन में एक सामने वाला ओलंपिक चैंपियन है और हम यहाँ से हमारी इच्छा में इसके कुश्ती लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी जो ड्राज पड़ते हैं, हो सकता है वहाँ पे हम उससे कुश्ती ना लड़ पाए, या तो वो पहले अलग ग्रुप में हो जाए, हम ग्रुप में हो जाए। यहाँ उसका आने का हमें बेनिफिट मिला। अगर ओलंपिक चैंपियन से हमारा पहलवान लड़ा है, हारा या जीता, उसको ये पता भाई मेरे में और इसमें क्या फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। हमारे कोचिज ने उनकी दोनों की बॉडी देखी, उस पर काम किया, आज हमारे ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं। तो इसका तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, हमें नहीं, हमारी रेसलिंग के लिए बेनिफिट है, फाइनेंस भी और हमारे देश के लिए भी और कुश्ती के लिए भी। तो बहुत इसका बेनिफिट है। ये तो होनी चाहिए, जितनी भी जल्दी हो सके इसकी डेट अनाउंस करें, मेरी गुजारिश है फेडरेशन से भी और बाकी से भी। तो ये बहुत अच्छा कदम है। तो जो अभी यंग जनरेशन है, जो यंग रेसलर्स हैं, वो PWL को देखेंगे,
तो उनके लिए कुछ एडवाइस जो देना चाहो कि आगे कि वो सब कुछ कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं? देखिए आजकल सोशल मीडिया का और ये प्रिंट मीडिया का दोनों का ज़माना है। अभी सब लोग तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही तारीख अनाउंस होए एक खुशी का माहौल रहेगा पूरे हिंदुस्तान में, और सभी लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं अपनी पूरे जोर से। ज़्यादा ज़्यादा उसमें प्लेयर पार्टिसिपेट करे, और हर आदमी ये चाह रहा है कि भाई मैं मेडल जीतूँ नेशनल लेवल पे, क्योंकि अभी तो जो हमारा मेन फोकस है नेशनल पे फिलहाल, कि वहाँ से हम कितने बच्चों को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो बच्चा मेडल जीतेगा, जो फर्स्ट आएगा, जिसका अचीवमेंट होगी उसी बेस पे उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अच्छे जो हमारा अपना इंडिविजुअल गेम है, इसमें तो आपको परफॉर्मेंस लेके आनी पड़ेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस रहेगी तो तभी आपको लोग उसको खरीद पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा है, सब अपना अपना लगे हैं और जितना जल्दी हो सके स्टार्ट। कभी आपको ऐसा रिग्रेट हुआ है कि PWL लीग मेरे टाइम पे भी होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये हकीकत है, जब हमारा 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिलेक्शन हुआ, और ये गुरु हनुमान जी का अखाड़ा सबसे पुरानी संस्था है, तो सतपाल जी वगैरह तो सब यहीं से हैं, और बहुत सारे पहलवान जो गुरु हनुमान अखाड़े से जुड़े। तो हमें तो आज जो माहौल है, अगर ये मीडिया का या जो प्राइवेट कंपनियां, जो बड़े बड़े जो उद्योग घराने जिसको बोलते हैं वो जब कॉर्पोरेट जो आए हैं, सब जुड़े हैं रेसलिंग से, वो तो हमारे टाइम में, हमारी तो बहुत ही सदी हमारे टाइम में आए। हम तो उस टाइम के स्टार रहे हैं पहलवान, लेकिन उस टाइम मीडिया का इतना कोई ज़माना था नहीं। लेकिन फिर भी है कि हमारा समय भी बहुत अच्छा रहा। उससे पहले जो हमारे सीनियर पहलवान से वो सोचते कि भाई हमारा ये समय था, आने वाला जो रेसलर है वो इससे भी अच्छा समय आएगा। तो ये तो समय का उतार चढ़ाव चलता रहता है। खुशी तो है कि चलो कम से कम अगर जो चीज़ हमें नहीं मिला, हमारे बच्चों को मिल रही है। तो ऐसा कौन सा रेसलर है या टीम है जिसकी गेम देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो प्रो रेसलिंग लीग में? देखिए एज ए कोच तो मेरे लिए सभी बच्चे हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि सभी की मैं बाउट देखूँ। लेकिन अभी जैसे कई पहलवान जो अच्छे हैं हमारे, अभी अमन पहलवान है, ओलंपिक मेडल लेके आए हैं, है ना। एक जो पीछे मेडल से बिल्कुल ही बहुत ही जो मेडल से चूका है, हमारा अपना दीपक पूनिया है। हमारे दो पहलवान हैं जिसको आजकल जो है अपना जोंटी भाटी के नाम से हैं। हमारा एक आकाश नागर है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो ये आजकल 5-7 लड़के जो स्टार पहलवान हैं, कुछ हमारी लड़कियां हैं जो हमारी बेटी अच्छी अच्छी खिलाड़ी हैं, उनकी भी कुश्ती देखना चाहेंगे। तो मतलब हिंदुस्तान में तो एक समझ लाइन लगी है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि सभी की अच्छी बाउट हो, और कम से कम जो वर्ल्ड चैम्पियन ओलंपिक है उनसे बाउट हो, तो हमें पता लगेगा हमारे बच्चों में और उनमें कितना डिफरेंस है, ताकि फिर हम उस बच्चे को और आगे मोटिवेट करके उसकी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सके, ताकि वो ओलंपिक में मेडल जीत सके देश के लिए। PWL में वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करेंगी, हाँ जी, तो बिल्कुल। आगे आने वाली वुमेन्स के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहेगा वो जरा बताइए। देखिए फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे लड़के हैं उनसे कहीं बेहतर लड़कियां करेगी, क्योंकि लड़कियों में इतना जुनून है कि इतना अभी लड़कों में कम है, लड़कियों में ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, और समय परफॉर्मेंस बदल- भी हमारी लड़कियों की बहुत अच्छी चल रही है। और लड़कियों के जो माँ बाप है, जो उनके भाई बहन है, वो और ज़्यादा उनको मोटिवेट करे कि भाई आप रेसलिंग में आओ। क्योंकि अभी हिंदुस्तान में जो स्पोर्ट्स है, चाहे वो रेसलिंग हो चाहे वो कोई भी हो, तो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा भविष्य है। आप इसमें अपने को भविष्य को सिक्योर कर सकते हो। पहले ना इसमें प्रमोशन थे, ना इसमें जॉब थी, ना इसमें पैसा था। अब तो मान सम्मान पैसा आपको सब शोहरत सब मिलता है। आप कबड्डी देख लो, कबड्डी की लीग चल रही है, तो कबड्डी कहाँ पहुँची है। तो रेसलिंग भी बहुत अच्छा गेम, रेसलिंग से ज़्यादा पॉपुलर तो कोई हो ही नहीं सकता। हर छोटे छोटे कस्बे में और हर बड़े शहर में रेसलिंग तो हर एक, जो हमारा पुराना खेल है वो कुश्ती कबड्डी तो थे। आज आप जाओगे तो जो पहले हमने सुना था, हमारे कहते कि पता नहीं 40 करोड़ जो हमारी पिछली लीग थी उसमें कि 40 करोड़ लोगों ने टीआरपी देखी रेसलिंग की। तो अगर वो सही चलती तो 40 क्या 100 करोड़ भी देखते उसको, क्योंकि ये तो पूरे गांव देहात में हर छोटे छोटे कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत दूर की बात है। तो अच्छा है जी। सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप रेसलिंग में नहीं होते तो आप क्या करते? देखिए अगर मैं रेसलिंग नहीं होता, मेरी एजुकेशन तो थोड़ी कम थी, वीक थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं खेलता रहता था। लेकिन मैं खुद जब बचपन में था तो मैं घड़ी और जो हमारी रेडियो आती थी पहले, उनको मैं खुद ही ठीक कर लेता था। तो कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा इंजीनियर होते, लेकिन
किस्मत में लिखा था, फादर ने और गुरु हनुमान जी का आशीर्वाद रहा तो हम इस तरफ रहे तो पहलवान हो गए। तो आज आशीर्वाद है, सब लोगों से प्यार मोहब्बत है जी। मैं जानना चाहती हूँ कि इस गुरु हनुमान अखाड़े का नाम हनुमान जी के नाम पर कैसे पड़ा? देखिए, हमारे गुरु हनुमान जी का नाम तो वैसे तो उनका विजयपाल नाम था, लेकिन पहलवानों में जो बजरंग बली हनुमान जी हैं उन्हीं को ज़्यादातर लोग मानते हैं अपना इष्ट देवता। बिना शादीशुदा जो हनुमान जी थे वो ब्रह्मचारी थे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पहलवान पर उन्होंने बस वो हनुमान जी को हनुमान जी के रूप में ही अपना पूरा जीवन, अपना खुद भी ब्रह्मचारी थे, यही उनके परिवार था, तो उन्होंने भी इसका नाम हनुमान अखाड़ा रख दिया। वैसे ये जो हमारी जगह है, ये जो बिरला जी हैं, बिरला ग्रुप, उनका अखाड़ा उन्होंने ही गुरु हनुमान जी को जगह दी थी। तो आज भी जितना भी उनसे हो सकता है वो इसका केयर टेकर करते हैं बिरला जी। और के बिरला जी थे, उनके ये है तो उनके सहयोग से अभी फिर बता रहे दोबारा इसको वर्ल्ड लेवल तक बनाएंगे वो। बिल्कुल। तो हम भी उसी उम्मीद में कि वो इसको कब डेवलप करें, और हम भी उनसे गुजारिश करेंगे जल्दी डेवलप करें। एज ए चैंपियन, आपके अकॉर्डिंग एक रेसलर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसे ट्रॉफी तक लेकर जाती हैं? देखिए, एज ए रेसलर नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, सबसे पहले है डिसिप्लिन। बिल्कुल। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, फिर आपके पास वो जज्बा नहीं है कि मुझे ये करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, वो आपको बहुत ज़रूरी है। मतलब सबका कम्बिनेशन होगा तभी आप कोई ना कोई मकाम आगे से हासिल कर पाओगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आपके अकॉर्डिंग असली चैंपियन कौन होता है? जो मैदान छोड़कर नहीं भागता है या फिर जो ट्रॉफी जीत कर आता है? देखिए, ट्रॉफी वो जीतेगा जो मैदान में रहेगा, जो मैदान से भाग जाएगा ट्रॉफी जीत नहीं सकता। बिल्कुल। और जब देश की बात आती है ना, जब झंडे को हम देखते हैं कि झंडा हमारा फर्स्ट उस पर चढ़ रहा है पैडी पोडियम पे, तो उस टाइम तो जोश भी और जज्बा एक अलग ही होता है कि वो मुझे देश के लिए कुछ करना है। वहाँ अपना परिवार और जो है ना सब भूल जाते, सब ये कहते मुझे देश के लिए करना है, तो जुनून तो रोंगटे खड़ा करता है। तो एक अलग ही जज्बा है देश के लिए, और वो सब लोगों में है। तो PWL के फैंस अभी जो देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, वो जरा बताइए। मैं सभी देशवासियों से भी और PWL के जितने भी दर्शक हैं, आयोजक हैं, वो उनको जल्दी डेट अनाउंस हो जाए, और जहाँ पे भी ये कराएं, जो भी वेन्यू चूज़ करें, जो भी स्थान हो, ज़्यादा आप कुश्तियाँ देखने आएँ, ताकि आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मार्ग सेट कर सको, और एक अच्छा मनोरंजन होगा, और बहुत अच्छे रेसलर आएंगे जो ओलंपिक चैंपियन, जिसको आप टीवी में देखते हो, आप उनको एक लाइव देखोगे, एक बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो ये था वन ऑफ द पॉडकास्ट जो हम प्रो रेसलिंग लीग के लिए करने वाले हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट अखाड़ों में जाकर वहाँ के कोचेस, वहाँ के प्लेयर्स से इंटरव्यूज लेंगे कि उनके क्या व्यूज़ हैं, कितने उत्सुक हैं वो इस प्रो रेसलिंग लीग के लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर पॉडकास्ट एंड फॉलो प्रो रेसलिंग लीग फॉर मोर सच वीडियोस।